Hello, students. This is Bookworld Academy, and my name is Swati August Singh. This is part third of chapter 2 for class 11th physics. Now, today's topic is indirect methods for measuring small distances. Indirect methods for measuring small distances. तो इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक रेडियस बाय एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. Avogadro's hypothesis. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एवोगाड्रो ने क्या बोला था कि जो एटम्स हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं. तो जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक साथ पैक्ड होते हैं कोई एक शेप या फिर कोई एक मटेरियल फॉर्म करने के लिए, तो जो भी जब क्योंकि वो स्फेरिकल शेप के हैं तो जब वो पैक्ड होते हैं पैक्ड टुगेदर तो सम काइंड ऑफ एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट. ठीक है, स्फेयर्स हैं इस तरह से. तो जब वो पैक्ड होंगे तो क्या होगा कि कुछ स्पेस उसमें बच जाएगा. ठीक है, वो स्पेस आप अगर देखना चाहो तो ये स्पेस है, जैसे यहाँ है स्पेस, यहाँ है. ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे एटम्स होंगे स्फेरिकल शेप के जो कि जब पैक होंगे एक दूसरे के साथ तो कुछ स्पेस जो है उनके बीच में रिमेनिंग रह जाएगा. ठीक, तो एवोगाड्रो ने ये बोला कि जो हमारा एटम एक्चुअली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर तो कहने के लिए तो ये स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, बट जो बीच में मैंने येलो येलो पोर्शन बनाया है जो कि हमारा छूट जा रहा है उनके प्रॉपरली पैक्ड होने के बावजूद भी, तो एवोगाड्रो ने ये कहा कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो एटम वो सब्सटेंस का जितना अगर 1 ग्राम हम ले रहे हैं तो 1 ग्राम में वो सिर्फ उसका 2/3 वॉल्यूम ही सिर्फ एक्चुअली में ऑक्यूपाई हो रहा है. ठीक है, मतलब अगर ये सब्सटेंस का टोटल कितना है 1 ग्राम है ये, तो अगर ये डॉटेड लाइन हमारा स्पेस लग रहा है लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो एटम सिर्फ इसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. ये एटॉमिक एवोगाड्रोस की हाइपोथेसिस थी. ठीक है, ठीक, तो एक्चुअल वॉल्यूम occupied by atoms in 1 gram of substance is 2/3 of volume of 1 gram of substance. ठीक है, अच्छा, तो अब हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि अगर कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होता है, तो m ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस में m gram of substance will contain n number of atoms. ठीक है,
अब यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, n इज एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है n की वो आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, m ग्राम, m इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तो m ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n, और n क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रोज नंबर है। इसकी वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये सिंपल एक नंबर है। इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। आप ये भी इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, 1 एवोगैड्रो नंबर। तो अब m ग्राम्स में n एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना आ जाएगा, n/m, यूनिटरी मेथड से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब अगर हमने क्या कंसीडर किया है, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ईच एटम है, क्योंकि से एक ही सब्सटेंस है तो सारे एटम्स एक ही जैसे होंगे, तो रेडियस ऑफ ईच एटम क्या होगा, r होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन 1 ग्राम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अगर आप देखते हो तो, क्योंकि स्फेरिकल हमने कंसीडर किया है, तो कितना होगा, 4/3 πr क्यूब, रेडियस हो गया। अगर एक एटम का वॉल्यूम ये है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना आ जाएगा, 1 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, n/m, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, 4/3 πr क्यूब, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, लेट दिस, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमने अगर ये लेट किया कि सपोज v इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है, सपोज v जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है, किसका एक्चुअल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो क्या था, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि n/m मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr क्यूब, वो किसके बराबर होगा, 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम के होगा, यानी कि 2/3 ऑफ v होगा। ठीक है, मतलब v हमारा अगर क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है, कैपिटल V अगर एक्चुअल वॉल्यूम है, तो एवोगैड्रो ने कहा था कि 2/3 ऑफ दिस वॉल्यूम क्या होगा, एटम्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ रो is the density of the substance, then रो का फॉर्मूला, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
अब मास कितना है सब्सटेंस का 1 ग्राम, टोटल वॉल्यूम कितना लिया है हमने कैपिटल V। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू क्या मिल जाती है, अब वॉल्यूम को 1/ρ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम वॉल्यूम को निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन थर्ड V को आप रिप्लेस कर सकते हो N/m मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 1/ρ। V की जगह कितना आ जाएगा 1/ρ। अब आप इसको इक्वेट करके अगर r निकालते हो, r की वैल्यू, तो क्योंकि हमें एटॉमिक रेडियस निकालना है बेसिकली, r की वैल्यू निकालनी है, तो 3 विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r का फॉर्मूला निकल आएगा m/2 n रो, और क्यूब जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा पावर 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल आपका इस पे आएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कन्वर्जन अगर आपका यूज़ होता है, मैंने आपको बता दिया एवोगाड्रो नंबर, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 1 एंगस्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻⁻10 मीटर्स। एक ये इम्पोर्टेंट है वैल्यू, इसको ध्यान रखना है। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम अगर आपको लीटर्स में दिया है और मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर मीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। ठीक है ना। चलिए अब एक फटाफट से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर बेस्ड क्वेश्चन में राइट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, द रेडियस ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम is 2.5 into 10⁻⁻13 meters. What is total atomic volume? What is total atomic volume in meter cube of a mole of such hydrogen atom? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है, म्यूनिक हाइड्रोजन एटम, उसका हमें क्या दिया हुआ है, म्यूनिक है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, हमें टोटल एटॉमिक वॉल्यूम बताना है मीटर क्यूब में। तो आर हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻13 मीटर्स दिया है, और वॉल्यूम ऑफ एटम हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, स्फेरिकल होता है क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम्स, अब हमें 1 मोल में निकालना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सबसे पहले वो भी पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर जो हमने अभी देखा था 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल
ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम यानी 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई इज 3.14, रेडियस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻13 क्यूब। जब आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी फाइनल 3.94 इंटू 10⁻⁻14 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मास। ठीक है, तो मास किसी भी बॉडी का क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्ड, जितना मैटर इसके किसी भी बॉडी के अंदर कंटेन्ड है दैट इज इट्स मास। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, इट इज कॉल्ड मास। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, कैपिटल एम से नहीं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो मास है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर, प्रेशर या लोकेशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। यानी आप कहीं पे भी चले जाओ स्पेस में, मास चेंज नहीं होगा किसी भी बॉडी का, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और SI यूनिट ऑफ मास इज kg। ठीक है, SI यूनिट क्या है इसकी, kg है। अब वही वेट क्या होता है वो देख लेते हैं। इसको हम W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बॉडी के वेट को। वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट वो फोर्स है जिससे कि कोई भी बॉडी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ पुल होती है। ठीक है, तो द फोर्स with which a body is pulled towards the center of the earth। ठीक है, और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इट इज़ इक्वल टू W, यानी कैपिटल W इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ स्मॉल g। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा मास m तो आपको पता है क्या है, g क्या है यहाँ पर, स्मॉल g, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। and its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम ये लेते हैं, बट द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जी जो है वो चेंज होता है, इसलिए जो मास वेट है बॉडी का वो क्या होता है, अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी चेंजेस from place to place, hence weight यानी W of body
also changes from place to place. SI यूनिट अगर हम देखते हैं वेट की, तो SI यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, जिसको कि हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की जो SI यूनिट है वो होती है kg पर वेट की जो SI यूनिट है यानी W की वो होती है न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से समझना है। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, दो टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव। तो फंडामेंटल में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी डायमेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं टू डिराइव दी डायमेंशंस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ, अगर हम किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। और हमेशा डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M। ठीक है, ये सब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। टाइम के लिए जो डायमेंशन होती है कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A। फिफ्थ इज टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी बोल सकते हो आप इसे, या सिंपली टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की डायमेंशन कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ क्वांटिटी इज लुमिनियस इंटेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम स्मॉल CD से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। It is represented by मोल, MOL, सब स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो कभी भी हम डायमेंशनल फार्मूला के लिए जब हम यूज़ करते हैं डायमेंशंस एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो हम ये वाले सिंबल्स को यूज़ करेंगे कभी भी। ठीक है, अच्छा, अब डायमेंशंस होती क्या है किसी भी क्वांटिटी की? ये बेसिकली पावर्स होती है। पावर्स होती हैं किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जो कि किस पावर तक रेज कर रही है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो कंप्लीट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली पावर्स, और जिसको कि हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, टू विच द फंडामेंटल quantities must be raised to represent that quantity completely। ठीक है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए जो
भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी पावर्स को हम रेज करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सिंपल डेंसिटी अगर आप देखते हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हो तो मास को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लेंथ, ब्रेथ या हाइट सभी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। लेंथ हैं तो सब क्या होंगे, एल से रिप्रेजेंट होंगे। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, एम एल की पावर -3 स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। और 3 बेसिक क्वांटिटीज़ जैसे हम जनरली यूज़ करते हैं, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, टाइम भी हम इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हो तो m की पावर 1, m l की पावर -3 और t कितना हो जाएगा, t की पावर 0, यानी कि टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मास, लेंथ और टाइम, उसकी पावर्स को हमने रेज किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। फंडामेंटल की तो मैंने आपको बता दी 7 की, डिराइव्ड की हमें अब देखनी है जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको पढ़नी है, जो आपकी इस पूरी बुक, मतलब जो पूरा सिलेबस है 11th का, वहाँ पर यूज़ होंगी। अच्छा, अब डायमेंशनल फार्मूला जब हम लिखते हैं, कभी भी डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे अगर, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करेंगे और उनकी पावर्स को रेज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको डेंसिटी का लिख करके दिखाया है, ठीक है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डायमेंशनल formula and SI units of some physical quantities. टेबल बना दे रही हूँ मैं फटाफट से, हम एक टेबल यूज़ करेंगे इसके लिए। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर्स, second physical quantity, next is relation with other quantities, then dimensional formula, and last is SI unit. ठीक है, relation with other quantities, then dimensional formula, और लास्ट जो है वो है SI यूनिट वाला कॉलम। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एरिया। फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, m0l2, सॉरी एरिया है ना, m0l2t0। ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सेकेंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो वैसे हम अभी देख चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m0l3t0, यानी मास और टाइम है ही नहीं यहाँ। सो यूनिट इज मीटर क्यूब। थर्ड इज डेंसिटी, जिसका कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1l-3t0, या इसको ml-3t0 भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से दोनों ही तरीका करेक्ट है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी, स्मॉल में, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है, ठीक है, केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। फोर्थ इज स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्यों, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, वेलोसिटी में जस्ट डायरेक्शंस होती है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 और l क्योंकि लेंथ है, t-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। लेकिन अभी ये टेबल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सीरियल नंबर, देन फिजिकल क्वांटिटी, relation with other quantity, dimensional formula, and SI units। तो 4 हम लोग पढ़ चुके थे। दिस विल बी फिफ्थ वन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, change in velocity by time। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0l-t-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिक्स्थ विल बी मोमेंटम, formula mass into velocity
ml t minus 1 डायमेंशनल फॉर्मूला kg मीटर पर सेकेंड, इससे यूनिट हो जाएगी 7th फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ml t minus 2 न्यूटन फोर्स का, ऐसा यूनिट। 8th इज वर्क, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला ml 2 t minus 2 जूल्स, ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल्स, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th एनर्जी, फॉर्मूला इज बेसिकली एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि वर्क ml 2 t minus 2 सेम रहेगा फॉर्मूला, ऐसा यूनिट भी जूल्स रहेगी। 10th इज पावर, वर्क अपॉन टाइम ml 2 t minus 3 स्क्वायर ब्रैकेट और वॉट, ऐसा यूनिट होगी वॉट, न्यूटन जूल वॉट। 11th इज प्रेशर, फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया, ml minus 1 t minus 2, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 12th इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, या तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे उसको या फिर क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml 2 t minus 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक सीख लिया था, 12 तक। नौ 13 ऊपर जो पैरामीटर्स हैं वही रहेंगे सेम, बार बार नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी।
force multiplied by distance square divided by mass into mass m minus 1 L3 T minus 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट हो गई। 14th इज स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया m L minus 1 T minus 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 15 strain change in dimension divided by original dimension। फॉर्मूला इज, क्योंकि सेम वैल्यू फॉर्मूला है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, m0 L0 T0, यानी कि डायमेंशन लेस होगा ये। तो डायमेंशन लेस है इसलिए कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी स्ट्रेन की। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन m L minus 1 T minus 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 16th is, sorry, 17th is surface tension। force upon length m L0 T minus 2 SI unit is Newton per meter। Then coefficient of viscosity, force into distance divided by area into velocity m L minus 1 T minus न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और पास्कल सेकेंड। ठीक है। Then 19th is coefficient of viscosity तक हो गया था। Then angle arc upon radius ये भी m0 L0 T0 डायमेंशन लेस होगा, पर इसकी यूनिट ऐसा यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा इसका। एंगुलर वेलोसिटी एंगल बाय टाइम m0 L0
t minus 1 रेडियन पर सेकेंड। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। m0 l0 t minus 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ inertia। mass into distance square। ml2 t 0 kg meter square। then time period is basically time। फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 l0 t t1 second। then frequency 1 upon time period m0 l0 t minus 1 per second और hertz। Planck's constant energy by frequency ml2 t minus 1 joule second। then कुछ एक 4-5 और रह गई हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है सभी का। हीट और enthalpy, that is basically energy। ml2 t minus 2 joules। ट्वेंटी सेवेंथ specific heat divided by mass into temperature m0 l2 t minus 2 k minus 1। this is the dimensional formula। SI unit is joule per kg per Kelvin। 28th latent heat, that is heat divided by mass m0 l2 t minus 2 joule
per kg. 29th entropy, heat divided by temperature, ml2 T minus 2 K minus 1 joules per Kelvin. 30th is universal gas constant, pressure multiplied by volume number and temperature multiply करेंगे. Dimensional formula is ml2 T minus 2 per Kelvin per mole per Kelvin. ठीक है, ऐसा यूनिट हो गई इसकी. तो दैट इज़ इनफ. ठीक है, इतने जो भी हमने ये 30, अगर आप इन सबको अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो, सभी फार्मूलाज को, डायमेंशनल फार्मूला, उनकी ऐसे यूनिट्स, और अगर देखिए बेसिकली अगर आपको फार्मूलाज याद है यानी रिलेशनशिप विद अदर क्वांटिटीज़ आपको याद है, तो आप इजीली कोई भी डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हो. ठीक है, फंडामेंटल फॉर्म में, उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में, क्योंकि फार्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जिससे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, और हैंस एसआई यूनिट. तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे.